दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर थर्ड कर रहे थे, शिक्षा का ज्ञान मीमांसा आधार, ज्ञान विश्वास जांच तक, उसका पार्ट सेकंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे पार्ट थर्ड यानी चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट और हमने अपने ऑलरेडी 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके वीडियोज़ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट सेकंड। तो हमने आपको बताया था कि हम अपने पार्ट सेकंड के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो हमारा पहला टॉपिक था ज्ञान के निर्माण की अवस्थाएं, यानी कि किन किन अवस्था, किन किन कंडीशंस के अंदर जो ज्ञान है उसका निर्माण होता है। ओके, तो पहली है विश्वास, यानी कि ज्ञान को एक प्रकार का विश्वास या आभास भी माना जाता है। यानी जो ज्ञान होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जब हमें कोई नॉलेज होती है तो इसको एक प्रकार का विश्वास माना जाता है या फिर आभास माना जाता है। ठीक है, यदि कोई विषय विशेष के बारे में किसी को कोई खास रुचि या विश्वास नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि उसे उस विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। या अगर कोई जो इंसान है अगर उसको किसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड उसको उस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो उसमें बिलीव ही नहीं करता, तो ऐसा माना जाता है कि उसको उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस बात से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे कि सोचो फ्रेंड्स, मैं हूँ, ठीक है, मेरे को मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या फिर मैं विश्वास ही नहीं करती कि मैथ्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो क्या आप सोचोगे कि हाँ मेरे को उस चीज़ के बारे में, मैथ्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि भगवान होते हैं हमारे आज के टाइम पे, आधे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को मानते हैं और आधे ऐसे होते हैं जो उनमें नहीं मानते। कुछ की रुचि होती है और वो विश्वास भी रखते हैं भगवान में, लेकिन कुछ नहीं रखते। तो उन लोगों के हम ऐसा मान सकते हैं ना कि उनको उन लोगों के बारे में यानी भगवान के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था विश्वास। दूसरा है हमारा तथ्य। ठीक है, सो रसेल ने तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया, यानी कि रसेल ने तथ्य के बारे में एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि हर वो चीज़ या फिर वस्तु जो इस दुनिया में मौजूद है उसे तथ्य कहते हैं। ठीक है, तो रसेल के अनुसार जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है, वस्तु है, वो सारी चीज़ें तथ्य होती हैं। ओके, तथ्य का मतलब इस बात में समझा जा सकता है, तो एक बात है इसके अंदर, तथ्य का मतलब समझा जा सकता है कि किसी भी बात की सच्चाई या असत्यता, यानी कि अगर कोई भी बात की ये जानने के लिए कि वो सच है या झूठी है, उसके बारे में जानने के लिए कम से कम कितनी जानकारी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी बात की सच्चाई या फिर उसकी असत्यता को, यानी कि वो बात सच्ची है या झूठी है, उसको जानने के लिए हमें कम से कम कितनी जानकारी होनी चाहिए, तो इसको तथ्य कहेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना सत्यता। ठीक है, सत्यता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सत्यता का मतलब होता है सच्चाई। ठीक है, तो यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है, यानी अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसको मतलब वो नॉलेज प्राप्त कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सत्य विश्वासों में इजाफा करता है, यानी कि वो अपने जो उसके सच्चे विश्वास हैं उनके अंदर इजाफा करता है। ठीक है, क्योंकि हमने भी बताया था ना कि ज्ञान जो होता है वो सच्ची चीज़ों से रिलेटेड ही हो सकता है, जिस चीज़ पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो अपने सत्य विश्वासों में इजाफा कर रहा है और असत्य विश्वासों में कमी करता है। यानी कि जब कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर नॉलेज ज्ञान करे, यानी कि नॉलेज प्राप्त कर रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने जो वो सत्य विश्वास थे उनके अंदर इजाफा कर रहा है और जो असत्य विश्वास थे उनमें कमी कर रहा है। कैसे कि जैसे देखो ना फ्रेंड्स, अगर कोई किसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज ले रहा है, ठीक है, तो नॉलेज वो क्यों लेगा, मतलब कैसे मिलेगी उसे नॉलेज? अगर कोई चीज़ होगी उसके बारे में तभी तो नॉलेज मिलेगी ना, यानी कि उसको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होती जा रही है, उसे हर चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी हो रही है, ज़्यादा ज्ञान होता जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसके सत्य विश्वास थे, यानी कि जो चीज़ सच में थी उसके बारे में उसको जो इजाफा कर रहा है, और जो असत्य विश्वास थे, यानी कि जिनके बारे में वो गलत फहमियाँ सोच समझ के बैठा था, तो उनमें वो कमी कर रहा है। ठीक है, जॉन हॉस्पर्स का मानना है कि ज्ञान उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है जहाँ जो कुछ भी हो सच हो,
यानी कि जॉन होपर्स जो है उनका मानना था कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन के अंदर मिल सकता है जहाँ पर जो भी चीज़ हो वो सच्ची हो। ठीक है, ज्ञान कहलाने के लिए किसी भी बात का सच होना ज़रूरी है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान है तो हाँ उसका सच होना ज़रूरी है। जैसे कि सोचो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो ये नॉलेज मैं आपको क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हाँ ये सच्ची बात है। तो ये जितनी भी मैं आपको सारी बातें पढ़ा रही हूँ, हाँ ये बातें सही हैं। ठीक है, ये सारी बातें सही हैं, इसलिए ये आपके लिए नॉलेज हो गई। ठीक है, तो किसी भी बात को नॉलेज कहने के लिए उसका बात का सच होना, सही होना ज़रूरी है, और उस बात में हमारा विश्वास होना भी ज़रूरी है। ठीक है, हम उस बात को तभी ज्ञान कह सकते हैं जब हम उस बात में विश्वास करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज्ञान के प्रकार है। ठीक है, तो ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ववर्ती ज्ञान, परवर्ती ज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान। ओके, तो हमारा पूर्ववर्ती ज्ञान क्या होता है, स्टार्ट करते हैं अपने पूर्ववर्ती ज्ञान से। तो पूर्ववर्ती ज्ञान जो होता है वो ज्ञान होता है जिसके अनुभव के लिए सच्चाई या असत्यता को स्रोत के पहले या स्रोत के बिना निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि पूर्ववर्ती वो ज्ञान होता है, अगर हमें किसी बात के बारे में ज्ञान लेना है तो हम उसके अनुभव के लिए उसकी सच्चाई या फिर असत्यता का जो स्रोत होता है, यानी जिससे पता चले कि ये बात सच है या झूठी है, ठीक है, उससे पहले या फिर उस स्रोत के बिना ही निर्धारित कर ले उस बात को, उस ज्ञान को पहले ही प्राप्त कर ले। यानी कि ये जाने बिना कि कोई वो बात सही है या गलत है, उस बात को हम पहले ही रिसीव कर ले, उस बात को पहले ही समझ ले और उसको ज्ञान समझ ले, तो वो जो ज्ञान होता है उसको पूर्ववर्ती ज्ञान कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार और क्लियर करती हूँ। पूर्ववर्ती ज्ञान वो ज्ञान होता है जैसे कि कोई मुझे बात बताई गई, मुझे किसी ने कोई बात समझाई कि हाँ मैं तुम्हें ये नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उसने मुझे बात समझाई, तो मैं ये जाने बिना कि वो जो उसने बात कही है वो सच है या गलत है, ठीक है, तो उसको जाने बिना या उससे पहले ही, ठीक है, मैं ये निर्धारित कर लूँ कि हाँ उसने जो मुझे बताया है वो ज्ञान है। ठीक है, तो वो जो ज्ञान होता है वो पूर्ववर्ती ज्ञान होता है। तो अब होता है हमारा परवर्ती ज्ञान। परवर्ती ज्ञान क्या होता है? परवर्ती ज्ञान होता है इस ज्ञान का आधार अवलोकन एवं अनुभव होता है। तो हमारे परवर्ती जो ज्ञान होता है इसका आधार होता है अवलोकन करना या फिर अनुभव। ठीक है, यानी कि जब कोई हमें कोई बात बताता है और हम उसका अवलोकन करें, ठीक है, और या फिर जो हमारा अनुभव होता है उस चीज़ के बारे में, उस बात के बारे में, ठीक है, तो ये उसका आधार होता है। ठीक है, इस ज्ञान को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान माना जाता है। तो जो हमारा परवर्ती ज्ञान होता है इसको वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त माना जाता है। ऐसा क्यों वैज्ञानिक विधि द्वारा, क्यों? अच्छा देखो ना फ्रेंड, जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं मानते, वो पहले उसके बारे में सारी अच्छी बातें भी जानते हैं, उसकी बुराइयाँ भी जानते हैं, तब जाके वो उस बात को कन्फर्म करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा परवर्ती ज्ञान होता है, हमने बताया कि उसका अवलोकन और अनुभव आधार होता है। यानी कि अवलोकन का मतलब होता है उसके बारे में उसका सही गलत जानना, उसके बारे में सही बातें गलत बातें, ठीक है, उसका अवलोकन करना। ठीक है, और अनुभव यानी कि जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो जो एक वैज्ञानिक होते हैं वो भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं मानते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके शोध करते हैं, पूरी उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसलिए परवर्ती ज्ञान को भी हमारा वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान माना जाता है। तीसरा है हमारा अनुभवजन्य ज्ञान। अनुभव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपीरियंस, यानी जो हमारे एक्सपीरियंस से जो ज्ञान पैदा हो, जो हमें उससे मिले, उस ज्ञान को कहते हैं अनुभवजन्य ज्ञान। तो जो ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होता है वो अनुभवजन्य ज्ञान होता है। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यानी कि सोचो, अभी आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया आपने और आपको कोई चीज़ पता चली कि हाँ ये ऐसा होती है, ठीक है, और लेकिन अगर आपने बाद में फिर कभी वही चीज़ की और आपको वैसी चीज़ मतलब वैसा ज्ञान नहीं मिला, यानी कि आपको सेम आपके साथ वही एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो वो जो आपने पहले उस एक्सपीरियंस से जो ज्ञान लिया था वो अस्थायी हो गया ना, क्योंकि जब आपने दोबारा वही काम किया तो आपके साथ वो कंडीशंस हुई नहीं। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होता है, अनुभवजन्य जो ज्ञान होता है, ये अस्थायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक जैसा नहीं होता है हर अनुभव के साथ। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं हर बार हमारा अनुभव अलग अलग होता है। सोचो ना, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो में पढ़ाना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। तो यानी कि उससे मुझे पता चला कि हाँ ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जैसे जैसे मैं पढ़ाती रही मैं इस क्रिया को दोबारा करती रही, मुझे इससे इतना अनुभव हो गया कि मैं इससे आसान मानने लगी हूँ। ठीक है, तो इसके जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अस्थायी होता है। यानी कि पहले मुझे मिला कि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इतना भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्ञान अर्जन के स्रोत एवं विधियाँ, यानी कि ज्ञान अर्जन यानी कि ज्ञान को इकट्ठा करने के स्रोत और विधियाँ। ओके, तो ज्ञान अर्जन के स्रोत और जो विधियाँ होती हैं उसको 7 भागों में बांटा गया है। अंतर्बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा ज्ञान, प्राधिकरण, दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान, आस्था द्वारा ज्ञान, प्रकृति द्वारा ज्ञान और अनुभव द्वारा ज्ञान। तो ये हमारे 7 भाग बताए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी ज्ञान अर्जन के स्रोत बताए थे जिनको मैंने समझाया नहीं था, ठीक है, तो मैं उनको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी, इसलिए मैंने वहाँ पे समझाया नहीं था। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान से। अंतर्बुद्धि एक प्रकार का मानसिक अनुभव है। अंतर्बुद्धि यानी कि फ्रेंड्स हमारा दिमाग, ठीक है, हमारे दिमाग के अंदर जो सब कुछ चलता है वो हमारी अंतर्बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मानसिक अनुभव है, तो ठीक है, जो व्यक्तिगत होता है, यानी कि हर इंसान का जो मानसिक अनुभव होता है, यानी हर इंसान की जो बुद्धि होती है वो व्यक्तिगत होती है, अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती, ठीक है। मतलब हर इंसान का जो दिमाग होता है वो अलग अलग लेवल पर काम करता है, किसी का दिमाग एक जैसा नहीं सोच सकता। ओके, तो क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है इसलिए कई बार सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो कई बार अंतर्बुद्धि विरोधाभासी हो सकती है। कई बार क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है किसी टॉपिक को लेकर विरोधाभासी हो जाता है, यानी कि उसका विरोध करता है, उसको वो बात समझ ही नहीं आती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगले दिन के मौसम का अनुमान लगाना है, सोचो कि हमें अगले दिन का अनुमान लगाना है, ठीक है। तो 2 लोग हैं, उनकी बुद्धि अलग, दिमाग अलग अलग तरह से काम कर रहा है। एक ने कहा आज काले बादल दिख रहे हैं, शायद कल बारिश हो जाए, ठीक है। एक ने कहा अरे चल काले बादल ही तो दिख रहे हैं, बरस जो मतलब कि जो दिखने वाले जो बादल होते हैं, गरजने वाले जो बादल होते हैं वो बरसते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अनुमान लगाया, अलग अलग तरीके से लगा लिया, तो क्या हो सकता है, क्या ज़रूरी है कि दोनों की, मतलब एक ने कहा बारिश हो सकती है, क्या पता ज़रूरी है बारिश ही हो, और दूसरे ने कहा कि बिजली कड़केगी, क्या पता ज़रूरी है कि बिजली ही हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा बताया कि जो हर व्यक्ति होता है उसकी जो मानसिक अनुभव होता है वो व्यक्तिगत होता है, यानी जो उसकी बुद्धि का जो एक्सपीरियंस होता है, दिमाग जो उसका काम कैसे करता है वो व्यक्तिगत होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, सावधानी की ज़रूरत पड़ जाती है और कई बार अंतर्बुद्धि विरोधाभासी हो जाती है। जैसे कि अगले दिन के मौसम का अनुमान लगाना है, तो इसमें 2 व्यक्तियों की बुद्धि अलग अलग तरह से काम करती है, और ये भी हो सकता है कि दोनों गलत हो जाए, यानी कि ज़रूरी नहीं है ना कि जो दोनों ने अनुमान लगाया वो एक पूरा ही हो जाए, हो सकता है ना दोनों गलत हो जाए, तो इसे हम कहते हैं अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान। ओके, नेक्स्ट है हमारा तर्क द्वारा ज्ञान। अच्छा फ्रेंड्स, तर्क क्या होता है? तर्क मतलब होता है कि बहस करना है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है ना। तो जब हम किसी भी टॉपिक पे किसी से बहस करते हैं तो उससे हमें ज्ञान ही तो मिलता है। आपने देखा होगा हमारे स्कूल के अंदर डिबेट भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्यों होती है? हमें ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि जब हम डिबेट करते हैं तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड उसके सारे फ़ायदे नुकसान सब देखते हैं, ठीक है। तो तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के 2 तरीके माने गए हैं। पहला होता है आगमनात्मक तर्क, दूसरा होता है निगमनात्मक तर्क, ठीक है। आगमनात्मक तर्क का मतलब होता है यानी कि जब हम जो तर्क होते हैं उन्हें आने दें, यानी कि जो अच्छे वाले तर्क होते हैं, ठीक है। निगमनात्मक तर्क यानी कि जो जा रहे हैं तर्क, ठीक है, वो वाले जो तर्क होते हैं उन्हें निगमनात्मक तर्क कहते हैं। आगमन का मतलब होता है आना, निगमन का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो जो दोनों प्रकार के जो तर्क होते हैं इसमें ज्ञान जो होता है तर्क और विवेचना द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इन दोनों प्रकार के जो ये तर्क होगा, इनके अंदर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो विवेचना और तर्क द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी उसकी अच्छाई बुराई जानकर उसकी विवेचना करके तब हमें ज्ञान मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा तर्क द्वारा ज्ञान। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम किसी टॉपिक पे डिबेट करते हैं तो उससे हमें नॉलेज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके सारे एस्पेक्ट, उसके सारे पहलुओं को देखते हैं कि उसमें अच्छाई है क्या है, बुराई है क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तर्क द्वारा ज्ञान। तीसरा है हमारा दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान। ओके, तो आस्था विश्वास रीति रिवाज। अच्छा फ्रेंड्स, दृढ़ आग्रह को रीति रिवाज या फिर आस्था द्वारा ज्ञान भी कहा जाता है। ओके, तो आस्था विश्वास रीति रिवाज परंपराएं भी ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत मानी जाते हैं, यानी कि जो हमारी आस्था होती है, हमारे जो विश्वास होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, हमारी जो परंपराएं होती हैं, उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो सांस्कृतिक तरीके अपनाते हैं, ठीक है, हम जो रीति रिवाज का पालन करते हैं, जिन परंपराओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें हम अपने मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जो पहले पूर्वज रहे होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वो क्या खाना खाते थे, वो क्या कैसे कपड़े पहनते थे, उन्होंने कैसे कैसे संस्कृति यानी जो क्या क्या सांस्कृतिक तरीके अपनाए,
उन्होंने क्या क्या रीति रिवाज पालन किए, किन किन परंपराओं को बनाया, तो वो क्या होते हैं, वो सब हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारे मार्गदर्शक करें, ठीक है। मार्गदर्शक होता है किसी को रास्ता दिखाना, ठीक है, तो जो हमें रास्ता दिखाएं। तो रीति रिवाज परंपराएं आदि हमारे जीवन का भाग बन जाते हैं। तो ये जितनी भी रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होती है, हमारे जीवन के भाग बन जाते हैं, यानी हम इन्हें पीढ़ियों से प्राप्त विश्वास के रूप में अपने ज्ञान में शामिल कर लेते हैं। यानी कि क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें पीढ़ियों से मिलती हैं, हमारी जो पहली पीढ़ी होती है, जो पूर्वज होते हैं, ये हमें उनसे मिलती है, ठीक है, जिन्हें कि हम अपने ज्ञान के रूप में शामिल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान, ठीक है। तो कभी कभी हम प्रकटीकरण द्वारा कुछ जानने का दावा करते हैं। तो प्रकटीकरण क्या होता है? प्रकटीकरण जैसे कि अगर हम कोई बात सोचते हैं या फिर कोई बात हमारे सपने में आती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, हमें उससे भी नॉलेज मिली है कि मेरे सपने में ऐसे आया था या फिर मैं ऐसे सोचती हूँ तो ये ऐसे होना चाहिए। तो क्या होता है, हम कभी कभी प्रकटीकरण द्वारा भी कुछ जानने का दावा करते हैं। ऐसे ज्ञान की जो वैधता होती है वो निश्चित नहीं होती, ठीक है, तो उसको निश्चित नहीं कहा जा सकता। यानी कि ऐसा जो हमें ज्ञान मिलता है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रकृति द्वारा ज्ञान। तो ये मैंने आपको ना बहुत छोटा छोटा अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको कोशिश करना है कि जब अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए टॉपिक को शॉर्ट करके, ताकि आपको डाउट ना हो कोई भी, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट करके समझाया है, ठीक है। चलिए अब अपने देखते हैं। फिफ्थ है हमारा अनुभव द्वारा ज्ञान, ठीक है। तो जीवन काल में प्राप्त अनुभव, यानी इंसान जो अपने पूरी ज़िंदगी में जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, ठीक है, अनुभव ज्ञान के सागर के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि जो उनका एक्सपीरियंस जो प्राप्त करता है वो जो क्या होते हैं, ज्ञान के रूप में, ज्ञान के सागर के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं वो सारे एक्सपीरियंस, ठीक है। और आदमी इन अनुभवों का, यानी जो आदमी अपने पूरी ज़िंदगी में अनुभव प्राप्त करता है, इनके ज़रिए अपने जीवन से संबंधित सारी समस्याओं को हल करता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होता है, जो हमारे अनुभव होते हैं उनसे भी हमें इतना ज्ञान मिल जाता है कि हम अपनी समस्याओं का हल कर सकें। इसलिए अनुभव जन्य ज्ञान को ज्ञान के स्रोत के रूप में सकारा गया है, ठीक है। इसलिए जो हमारे अनुभव जन्य ज्ञान होता है उसको ज्ञान के स्रोत के रूप में माना गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड चैप्टर था ये इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर अगर कोई भी वीडियो आती है या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।